मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिया मीन्स फ्रीडम में लिखते हैं शब्दों में, उन्हीं के शब्दों में सुनाता हूँ, मैं नहीं बोल रहा है बात जी। वो बोलते हैं कि मैं मतलब मौलाना आजाद, नेहरू, सरदार पटेल और गांधी जी, हम चारों बातचीत कर रहे थे। वो बातचीत करते करते सरदार पटेल की आवाज इतनी ऊंची हो गई कि हमें लगा कि वो बदतमीजी कर रहे हैं महात्मा गांधी के साथ। तो नेहरू और मैंने, मतलब मैं, मौलाना आजाद और नेहरू ने बोला, हमने टोका कि सरदार आप जिस लहजे में बात कर रहे हैं उससे गांधी जी को पीड़ा हो रही है जी। तो बोला मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वो विवाद थोड़ा सा आगे लिखते हैं। फिर वो लिखते हैं कि अचानक हम लोगों ने उनसे कहा कि कल से गांधी जी अपना अनशन शुरू कर रहे हैं और आप बॉम्बे की यात्रा, मुंबई की यात्रा पे जाने वाले हैं, तो आप इस यात्रा को रोक दीजिए, आप दिल्ली में रुक जाइए, ये कठिन परिस्थितियां बन रही हैं देश में। तो गुस्से में सरदार पटेल अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए। ये मौलाना आजाद लिख रहे हैं। और फिर मौलाना आजाद आगे लिखते हैं, जब खड़े हो गए उठ के और कहने लगे कि मैं यहां रुककर क्या करूंगा, जब बापू ने इस अनशन के माध्यम से हिंदुओं के मुंह पर कालिख मलने का फैसला कर लिया है। अब इससे हार्श शब्द गांधी जी के मुंह पर गांधी जी के एक शिष्य सरदार पटेल अगर बोल देता है जी, कि गांधी जी ने तय कर लिया है कि वो हिंदुओं के चेहरे पर कालिख यानी ब्लैक कालिख मलना चाहते हैं, तो इस कदर इन दोनों के बीच में रिफ्ट हो गया था जी। और आप जब देखते हैं कि वो जो गांधी की जो अंतिम मुलाकात है, जो 30 जनवरी की शाम 5:17 पर गांधी को गोली लगती है। गांधी को उस दिन शाम को 5 बजे प्रार्थना सभा में पहुंचना चाहिए था और गांधी से युवा पीढ़ी को सीखना चाहिए, हम सबको सीखना चाहिए, वो समय के बहुत पाबंद थे, एक मिनट का उनके लिए। तो 5 बजे वो प्रार्थना सभा में पहुंच जाते थे, लेकिन वो उस दिन 5:17 तक प्रार्थना सभा तक नहीं पहुंच पाए थे, गोडसे ने गोली मार दी। ये जो 17 मिनट की जो देरी हुई थी, ये इसलिए हुई थी कि आखिरी दिन सरदार पटेल उनसे मिलने आए थे और सरदार पटेल अपनी पूरी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि सरदार पटेल ने इस्तीफा दे ही दिया था, उनका इस्तीफा, नेहरू और पटेल में से किसी एक को गांधी को चुनना था। वो सरदार पटेल पूरी तरह से सरकार से बाहर निकलने का मन बना चुके थे, लेकिन माउंटबेटन ने सलाह दी कि नहीं, सरदार पटेल का इस सरकार में रहना बहुत जरूरी, क्योंकि ये व्यक्ति धरातल पर रहकर सोचता है जी। तो वही चर्चा बहुत बड़ी, दोनों के बीच में बड़ी तीखी चर्चा हुई उसमें, और वो चर्चा बहुत बढ़ती गई, मतलब वो अपना जो 5 बजे का समय था उससे आगे निकल गई। तो आपने देखा होगा गांधी फिल्म के अंदर भी दृश्य कि वो, और बाद में आभा बहन और मनु बहन जो उनके साथ, उनकी छड़ी जिसको कहते थे, दोनों के कंधे पे हाथ रख के वो चलते थे, दोनों ने अपने संस्मरण में बताया कि वो बातचीत इतनी लंबी खिंच गई थी, इतनी गंभीर विषय पर बातचीत कर रहे थे कि हम बार बार घड़ी दिखा रहे थे गांधी जी को, लेकिन गांधी जी इतने व्यस्त थे बातचीत में, इतनी इंटेंस बातचीत चल रही थी सरदार पटेल के साथ कि गांधी जी का ध्यान घड़ी पर नहीं जा रहा था। फिर अचानक आभा बहन घड़ी गांधी जी की टेबल पर रख देती है उस बातचीत के बीच में कि अब तो ध्यान जाएगा। तो मणि बहन जो सरदार पटेल की बेटी होती है, उनका ध्यान जाता है। फिर वो सरदार पटेल को टोकती है कि आपकी वजह से बापू को देरी हो रही है, तो अब हमें चलना चाहिए, और वो चलते हैं। उसके बाद वो लेट होते हैं। फिर वो अंतिम वाक्य भी है कि तुमने मुझे टोका क्यों नहीं, फिल्म के अंदर भी दिखाया, किताबों के अंदर भी है, आभा बहन मनु बहन ने बताया भी, उन्होंने डांटा कि बारे में बातचीत में लगा था, मुझे टोकना तो चाहिए था, और यही बातचीत वो करते हुए आ रहे थे। देन गोडसे आता है और उनको 3 गोली मार देता है। तो ये मैं इतनी सब बातें बताने का असली मतलब है कि लोगों को मालूम पड़े कि सब दर्ज है, ये कोई मन की बातें, मनगढ़ंत बातें नहीं है। तो इस कदर सरदार पटेल और गांधी के रिश्ते खराब थे अपने अंतिम समय में। लेकिन एक बात बताइए, जैसे आपने अभी इतना बताया सरदार पटेल के बारे में, सरदार पटेल ने उनका अपमान भी किया। अपमान नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मुंह पे तो बोल ही दिया, मतलब जो साफ था वो तो बोल ही दिया। द टोन वाज नॉट गुड। फिर भी जैसे गांधी जी अपने जो विरोधी पक्ष के नेता हैं उन्हें धीरे धीरे साइडलाइन तो कर ही रहे थे, पटेल जी इतना लंबे समय तक कैसे बचे रहे? देखिए ऐसा नहीं है कि गांधी जी को जैसे बताते हैं ना कि बहुत जिद्दी थे। अब आप इस जिद को आप तानाशाही भी कह सकते हैं, अधिनायकवाद भी कह सकते हैं, वो आपकी समझ पे निर्भर करता है, लेकिन बहुत रिजिड थे, जिद्दी थे। अगर वो तय कर लेते थे तो तय कर लेते थे, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल होता था। तो ऐसा नहीं कि सरदार पटेल के साथ उनको कोई दिक्कत थी, लेकिन 46 तक आते आते जब सरदार पटेल बंटवारे के लिए सहमत हो जाते हैं और गांधी भी बंटवारे के लिए सहमत हो जाते हैं, तो गांधी जिस हिंदू मुस्लिम एकता की बीन बजा रहे थे वो सरदार पटेल उसको एग्री नहीं करते थे। और जो सरदार पटेल के सेक्रेटरी थे वी शंकर,
इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे, आईसीएस अधिकारी थे, और सरदार पटेल के सेक्रेटरी रहे वो 46 से लेकर सरदार पटेल की मृत्यु तक। तो अंतिम 4 साल उन्होंने बहुत करीब से सरदार पटेल को देखा, और बाद में सरदार पटेल के संस्मरणों पर उन्होंने 2 खंडों में एक पुस्तक लिखी। वो पुस्तक मैंने पूरी पढ़ी हुई है, दर्शकों को पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन उपलब्ध है वो। उस पुस्तक में लिखते हैं कि गांधी को ये दिमाग में उनके बिठा दिया गया था कि सरदार पटेल जो है वो मुसलमानों के दुश्मन है। अच्छा। और सरदार पटेल निष्पक्ष होकर अपना काम कर रहे थे। वो हिंदूवादी थे, लेकिन अगर दंगे देश में रोकना था तो दोनों तरफ वो रोक रहे थे। और उनका सरदार पटेल का ये कहना था कि जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि 45-46 के इलेक्शन में एक तरफा मुसलमानों ने वोट जो है पाकिस्तान के लिए दिया था। इवन खुद जिन्ना कोई लाहौर कराची पेशावर से तो जीते नहीं थे, मुंबई से जीते थे, बाइकला जी वहां से चुनाव जीते थे, लियाकत अली खान मेरठ के पास से चुनाव जीते थे। तो ये लोग सब यही भारत के मुसलमान थे जिन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में वोट डाला था। सरदार पटेल का यह कहना था कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है, जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान का साथ दिया, मुस्लिम लीग का साथ दिया, जिद्दा का साथ दिया, उनकी इस देश में जगह नहीं है। कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं, लेकिन गांधी जी को एक गलत बात लगती थी। और फिर वी शंकर, मैं प्रकाश श्रीवास्तव नहीं कह रहा, वी शंकर सेक्रेटरी आईसीएस अधिकारी सरदार पटेल के सेक्रेटरी, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मौलाना आजाद के नेतृत्व में, मौलाना आजाद और सरदार पटेल की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, वो वजह भी मैं आपको बताऊंगा अगर आप चाहेंगे तो मौलाना आजाद के नेतृत्व में मुसलमानों के पूरे धड़े ने गांधी के कान भरने का काम किया। ये रोज बिरला भवन में गांधी के पास सुबह से जाके बैठ जाते थे और शिकायतें करते थे। देखिए, मुस्लिम माइंडसेट आज का नहीं है, ये आपने देखा होगा। हम सब जब घर से निकलते हैं तो हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, एटीएम कार्ड होता है, इतनी कार्ड लेके निकलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस होता है। मुसलमान के पास ये होना हो, उसके पास एक ऊपर की जेब में एक विक्टिम कार्ड होता है जिसको वो जब एक छौती निकाल देता है, मैं मुसलमान हूं इसलिए मेरे साथ ही हो रहा है। तो ये विक्टिम कार्ड खेलने की बीमारी इनकी पुरानी है। तो गांधी जी के समय सुबह से बैठ जाते थे बिरला भवन में कि आज यहाँ एक मुसलमान पे हमला हो गया, 2 अरे भाई, पूरे देश में दंगे हो रहे थे। अगर 1-2 घटनाएं हो रही थी तो कोई इतनी बड़ी घटनाएं नहीं थी कि आप गांधी जी के पास दिन भर वहीं पे बैठ के सारे किस्से ही सुनाते रहो। और बार बार ये बताते थे कि पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस जो है, जो सरदार पटेल के अंडर में आती थी, वो हिंदुओं का साथ दे रही है। तो जो राजनीति गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ रची गई, कटघरे में खड़ा करने की, वही सरदार पटेल के साथ रची गई। तो सरदार पटेल के लिए भरते तो मैं नहीं कह रहा, ये भी शंकर में लिखा है। और ये बात आचार्य कृपलानी ने भी अपने संस्मरण में लिखी है कि कुछ मौलानाओं ने अपनी आदत बना ली थी कि वही रोज सुबह गांधी जी के पास पहुंच जाओ और शिकायतें करो, और शिकायतों का असर होता था सर। तो सरदार पटेल के मन में पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए गांधी जी कि यार ये व्यक्ति जो है ये हिंदू माइंडसेट का है, ये कट्टरपंथी है, ये हिंदुओं की तरफ से फैसला ले रहा हो। फिर सरदार पटेल के 2-3 बयान थे, वो उनकी और दुश्मन बन गए गांधी जी। उसके बाद उनने 3 जनवरी को कलकत्ता में कह दिया कि 3-4 करोड़ मुसलमान जो भारत में पड़े, एक रात में देशभक्त कैसे हो गए। ऑडियो मैं नहीं बोला, ये ऑडियो पड़ा सरदार पटेल का यूट्यूब में, जिसको भी शको सुन ले। फिर उन्होंने ऐसे ही भाषण, ये 6 जनवरी का भाषण है कलकत्ता का, 3 जनवरी को लखनऊ में भाषण दिया। बोलो, पाकिस्तान बनाने वाले पाकिस्तान के मुसलमान नहीं थे, इसी लखनऊ के मुसलमान थे। इन्हीं लखनऊ के मुसलमानों ने, इन्हीं अलीगढ़ के मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया है। तो ये जो 2 भाषण थे, 3 जनवरी और 6 जनवरी 1948 के दिए, ये गांधी जी को की चुगली जो है मौलाना आजाद का जो गिरोह था पूरा मौलानाओं का, जिसका नेतृत्व मौलाना आजाद करते थे, उन्होंने कान भर दिए गांधी जी के। तो बहुत रिफ्ट ये वजह आखिरी समय में आ गई। जी जी जी। तो जैसे नेताओं को हम देखते हैं कि हिंदुत्व के लिए, जो जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदुत्व के नेता उनके लिए, उनके अगेंस्ट थे, तो फिर नेहरू जी से इतना प्यार कैसे था? ये सवाल बीइंग जर्नलिस्ट में बात करता हूँ कि हम लोग जब बड़े पत्रकारों की बात करते हैं तो कई पत्रकारों के नाम आते हैं। कोई कहता है कि भारत के सबसे महान पत्रकार कुलदीप नैयर होंगे, कोई खुशवंत सिंह का नाम लेता है, कोई किसी का नाम लेता है। लेकिन ये मेरा मानना है कि भारत के इतिहास में दुर्गादास से बड़ा कोई पत्रकार नहीं हुआ। दुर्गादास, और उनकी एक बड़ी मशहूर पुस्तक है, उसमें उन्होंने सब अपने संस्मरण लिखकर वो गए हैं। तो ये जो सवाल आपने मुझसे पूछा, यही सवाल दुर्गादास ने गांधी जी से पूछा था। दुर्गादास वो व्यक्ति थे जिनका कहना है, जिनसे जिन्ना तक सलाह लेते थे। लियाकत अली खान, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, गांधी, उनसे सलाह लेते थे। जर्नलिस्ट से, हाँ, जर्नलिस्ट से दोनों नेता सलाह लेते हैं कि यार ये क्या चल रहा है, अभी क्या मूड है, लोग क्या सोच रहे हैं। तो फीडबैक, इसको आप सलाह कह लें, फीडबैक कह लें, वो हमेशा से पत्रकारों और नेताओं के बीच में रिश्ता रहता है कि फीडबैक लेते रहते हैं नेता, और जर्नलिस्ट फीडबैक बता भी देते हैं कि भाई आपकी इतनी सीटें नहीं आएंगी, गलत भी होते हैं। खैर वाला विषय, हम विषय से भटक रहे हैं। तो दुर्गादास का वो कद था भारतीय पत्रकारिता में, और आज भी उनसे बड़ा पत्रकार मैं किसी को नहीं मानता हूँ। और बड़े टेढ़े सवाल पूछते थे वो। उनने गांधी जी से पूछ लिया, जब ये कांग्रेस अध्यक्ष
सरदार पटेल के पक्ष में बहुमत होने के बाद भी जब नेहरू को उन्होंने अध्यक्ष बना दिया तो दुर्गा दास ने कहा कि मुझसे राजेंद्र प्रसाद ने कहा है, उन्होंने गांधी से सवाल पूछते वक्त कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुझसे कहा है कि ग्लैमरस नेहरू के लिए आपने अपने खास शिष्य सरदार पटेल की बलि ले ली। ऐसा राजेंद्र प्रसाद ने मुझसे कहा है गांधी जी आप इस पे क्या बोलते हैं? तो गांधी जी ने जो वजह बताई, उन्होंने उससे आपके सवाल का जवाब मिल जाता है, तो दुर्गादास को जवाब में उन्होंने दिया। उन्होंने कहा दुर्गादास से कि मैंने 2-3 वजहों से नेहरू को चुना है। पहली बात तो मेरी पूरी कांग्रेस में, मेरी पूरी टीम में नेहरू अकेला इंग्लिशमैन है। अब इंग्लिशमैन का आप कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये वर्ड कोट अनकोट। मेरी पूरी टीम में अकेला इंग्लिशमैन कोई है तो जवाहरलाल है, इसलिए मैंने उसको चुना। और बाकी सब देसी है, देसी कह लो या किसके आदमी कह लो, इंग्लिशमैन का मतलब आप आजादी निकालने के लिए। और दूसरी वजह यह है कि नेहरू कभी भी नंबर 2 पर काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। और ये मणिबेन जो सरदार पटेल की बेटी है, वो भी अपनी डायरी में लिख के गई है बात कि ये गांधी जी को लगता था कि अगर मैंने नेहरू को नया चुनकर सरदार पटेल को चुना तो नेहरू बगावत भी कर सकते हैं, पार्टी भी तोड़ सकते हैं और एक शरारत कर सकते हैं। शरारत कोट अनकोट मणिबेन ने अपनी डायरी जो लिखा, सरदार पटेल की बेटी थी वो पूरे समय सरदार पटेल के साथ रहती थी, हर चीज नोट करती थी, दिनचर्या उनकी। तो वो ये कहने की गांधी जी को शक्ता की शरारत कर सकते हैं। तो नेहरू पे उनको ये भरोसा नहीं था कि कभी नंबर 2 पे काम करेगा। तो पहले तो इंग्लिशमैन वजह बनी, और दूसरी वजह कि ये नंबर 2 पे काम नहीं करेगा। लेकिन सरदार पटेल इतने देशभक्त व्यक्ति हैं कि वो निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर नंबर 2 तो छोड़िए, नंबर 4 नंबर 5 या बिना कोई पद लिए भी देश के लिए काम करते रहेंगे। तो ये भरोसा गांधी जी को नेहरू पर नहीं था।